गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ, हम लोग कल लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पृष्ठ तनाव चैप्टर शुरू किया था। तो कई लोगों के हमको उसमें कमेंट मिले हैं मेरे वीडियो पर। लोग कह रहे हैं कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। बच्चों, जो पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स भी बनाते चलो, क्योंकि समय आगे कम है। स्कूल खुलेंगे तो उस वक्त इतना समय नहीं होगा कि हम इनके नोट्स बनवा पाए। इसलिए वैसे मैंने कोशिश की है कि कुछ थोड़े बहुत नोट्स टेलीग्राम पर डाल रहा हूं और उसका लिंक इसी वीडियो में नीचे मौजूद है, वहां से तुम चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन फिर भी नोट्स अपने बनाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। हिंट मेरे नोट्स की ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो वीडियो जो भी बना रहा हूं इसको पूरा देखो। बीच से छोड़ दोगे, 10 मिनट वीडियो देख के तुम छोड़ दे रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में पूरा नहीं समझ पा रहे चैप्टर को। और मैं लगातार जो आज पढ़ा रहा हूं उससे आगे कल पढ़ाऊंगा। जब तक तुम पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब तक आज की बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए जब भी वाला लेक्चर देखो, पूरा लेक्चर देखो। लास्ट में इंस्टाग्राम को टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करो और अपने नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी पे अपने नोट्स बनाओ। इन सब चीजों को जब स्कूल खुलेंगे तो हम चेक करेंगे, देखेंगे कि तुमने क्या काम किया क्या नहीं। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री कल हमने बात की थी, जहां पर छोड़ा था। अब उनको बताया था कि सरफेस केमिस्ट्री को रसायन को 3 भागों में बांटा गया। एक बात हमने कही थी कि अधिशोषण, दूसरा था उत्प्रेरण और तीसरा था कोलाइट। तो आज हम उत्प्रेरण, जो दूसरा पार्ट है पृष्ठ रसायन का, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस। कैटालिसिस तो कैटालिसिस यानी उत्प्रेरण मतलब तुमने तमाम रिएक्शन ऐसे पढ़े होंगे जहां पर रिएक्शन लिखा होता है। जैसे बड़ा कॉमन सा रिएक्शन था, हाई स्कूल में पढ़ा था, N2 + 3H2 gives out 2NH3, और उस पर एरो के ऊपर Fe लिख दिया जाता था। तो ये जो Fe था ये उत्प्रेरण था, कहते हैं उत्प्रेरण होता है। तो सबसे पहले उत्प्रेरण होता क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो बेटा ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं और अभिक्रिया खत्म होने के बाद जितनी मात्रा में, जिस रूप में वो शुरुआत में लिए गए थे, उतनी ही मात्रा में उसी रूप में वापस ले जाते हैं। ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। फिर से बता दो, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू नहीं करते लेकिन अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, परिवर्तित कर देते हैं। मतलब कोई अभिक्रिया अगर धीमे धीमे हो रही है और एक पदार्थ उसमें डाल दिया गया, अभिक्रिया तेजी से होने लगी, तो कहेंगे जो डाला गया दूसरा पदार्थ है वो उत्प्रेरक है। या कोई अभिक्रिया बहुत तेज हो रही है, इसमें हमने कोई पदार्थ डाला, उसने अभिक्रिया के वेग को कम कर दिया, तो भी वो उत्प्रेरक। मतलब अभी उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10th में तुमने पढ़ा था अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट NH3, अमोनिया, याद है। यहां पर इस्तेमाल करते थे Fe, मॉलिब्डेनम, Fe। ये Fe जो है आयरन, ये उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। ये तो एक सामान्य सी बात है। अब क्या कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया शुरू भी करता है? नहीं, उत्प्रेरक केवल वेग को बढ़ाएगा, घटाएगा, यानी जो अभिक्रिया होती है उसके वेग को परिवर्तित कर सकता। ऐसा नहीं है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती, वहां तुमने उत्प्रेरक डाल दिया, अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आइए उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा उत्प्रेरक को वर्गीकृत किया गया है कई भागों में, जिनमें से खासतौर से पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो
वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर एक समीकरण लिखा होगा N2 + 3H2 gives out 2NH3, यहां पर Fe डाला गया है। ये Fe अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, इसलिए यहां पर ये जो Fe है ये धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ज्यादातर अभिक्रियाओं में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक ही होता है। दूसरी बात, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ये ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसमें क्या है कि वे कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनको कोई अभिक्रिया हो रही है और उसमें डाल दिया जाए तो वो अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। बहुत तेज होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेज होती हैं, उनमें हमको उन अभिक्रियाओं को धीमा करने के लिए उनमें उत्प्रेरक डालना पड़ता है। ये अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, इनको कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म क्या है, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म। इसको वायु की उपस्थिति में, अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु में इसको रखा जाए तो एक्चुअली ये क्लोरोफॉर्म जो है ये फास्जीन बना देता है। ऑक्सीडाइज हो जाता है फास्जीन। और ये अभिक्रिया, ये जो क्लोरोफॉर्म, जानते हो क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। और फास्जीन एक जहरीली गैस है। अब अगर क्लोरोफॉर्म की बोतल को ऐसे खुला छोड़ दिया जाए, ऐसे रख दे, लैब में हम रखते हैं, तो होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म वायु से संपर्क करके एक जहरीली गैस फास्जीन बना देता है। अब वो क्लोरोफॉर्म हो गया जहरीला, उसका तुमने इस्तेमाल किया किसी के ऊपर तो वो पॉइजन का काम करना चालू कर देगा। इसलिए इस अभिक्रिया को रोकने के लिए या इस अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए हम यहां पर एक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं, एथिल अल्कोहल C2H5OH। क्लोरोफॉर्म की बोतल में 2-3 बूंद C2H5OH डाल देते हैं और ये एथिल अल्कोहल इस क्लोरोफॉर्म का फास्जीन में होने वाले ऑक्सीकरण को मंद कर देता है, स्पीड को कम कर देता है। तो ये जो एथिल अल्कोहल हमारा है ये क्या हो गया, ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसको कहेंगे निगेटिव कैटलिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट एक और है, तीसरा पॉइंट, ये होता है बेटा स्व उत्प्रेरक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस, स्व उत्प्रेरण। अब ये क्या है बेटा, बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया करने पर जो पदार्थ बनते हैं उन्हीं पदार्थ में से कोई एक पदार्थ उसी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करने लगता है। नहीं समझ में आई बात? फिर से देखो, जैसे एक पदार्थ A है और वो पदार्थ B से रिएक्शन कर रहा है। A और B आपस में क्रिया कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, मान लिया CDE बना रहे हैं, बहुत सारे पदार्थ बना। अब इस रिएक्शन में जैसे C बना, वो C पदार्थ, बनने वाला पदार्थ C, वो खुद इस रिएक्शन के वेग को बढ़ाना चालू कर दे, या वो C इस अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना चालू कर दे। तो उस C पदार्थ को हम इस पूरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक कहेंगे, और तब कहेंगे कि उत्प्रेरक बाहर से नहीं डाला गया, अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बना उस पदार्थ ने ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित किया, और ऐसी घटना को स्व उत्प्रेरण घटना कहते हैं, जिसमें ऑटो कैटालिसिस होती है। और ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा होता है उसको स्व उत्प्रेरक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड है, इसका हम KMnO4 से ऑक्सीकरण कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में। तो KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड में
और पानी में ऑक्सीडाइज करता है और स्वयं MnSO4 में अपचयित होता है। ये जो MnSO4 बना, MnSO4 मैग्नस सल्फेट, ये मैग्नस सल्फेट इस पूरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि अभिक्रिया के दौरान बनने वाला पदार्थ इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहा है और यह घटना स्व उत्प्रेरण है। इसमें बता दे बेटा, होता क्या, जैसे एक बीकर में आपने ऑक्सैलिक एसिड लिया, थोड़ा सा H2SO4 डाला उसमें, है ना। अब KNO4 जो होता है ना, ये बैगनी कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है, इसका सॉल्यूशन वायलेट कलर का है। आप बूंद बूंद करके KNO4 इसमें डालो, तो जो पहली बूंद KNO4 की तुम डालोगे तो देखोगे वो KNO4 खत्म नहीं होता जल्दी, वो थोड़ी देर तक वो बैगनी रहता है और फिर धीरे धीरे करके वो बैगनी रंग उसका गायब होता है। फिर दूसरी बूंद डालोगे तो वो भी थोड़ी देर तक उसमें बैगनी रहेगा और फिर वो गायब हो जाएगा। लेकिन जब 4-5 बूंद डाल चुके होगे, उसके बाद जो 7वीं 8वीं बूंद तुम डालोगे KNO4 की, तो तुम इस चीज को पाओगे कि जैसे बूंद डाली तुरंत उसका रंग गायब हो गया। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि पहले, चूंकि पहली बूंद जब KNO4 की पड़ी तब वहां पर MnSO4 नहीं था, लेकिन जब 2-3 बूंद पड़ गई तो 2-3 बूंद पड़ने के बाद ये MnSO4 बन गया। अब इस MnSO4 के बन जाने के कारण उस लोटे में MnSO4 भी आ गया। अब जब तुमने उसमें ऊपर से KNO4 डाला तो अब वो MnSO4 बाहर से डालने वाले KNO4 के साथ जो इसकी रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को उत्प्रेरित करना चालू कर देगा, वेग बढ़ा देगा और अब बाद में पड़ने वाला KNO4 जल्दी जल्दी रिएक्शन करने लगेगा। ऐसा होता, ये टेम्परेचर जानना चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारे यहाँ लैब में भी है, प्रैक्टिकल में भी, कोर्स में है। ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर होने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो था तुम्हारा स्वाभाविक। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आता है प्रेरित उत्प्रेरण। ये प्रेरित उत्प्रेरण क्या बोला? अब प्रेरित उत्प्रेरण, एक कहानी सुनाता हूं। जैसे एक गांव से 2 बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए, बाहर आए, शहर में उन्होंने एक कमरा ले लिया, दोनों एक कमरे में रहकर पढ़ने लगे। एक बच्चा रोज स्कूल जाता था, पहला बच्चा रोज स्कूल जाता था, स्कूल में पढ़ता था, मेहनत से पढ़ाई कर रहा था, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। एक दूसरा लड़का जो दूसरे कमरे में रहता था, वो स्कूल से बंक मारना शुरू किया, पिक्चर देखने चला गया, मेला देखने चला गया और उसकी पढ़ाई नुकसान होने लगी। तो एक ही गांव से आए थे, दोनों पड़ोसी थे, एक कमरा लेके रह रहा, वो अपना मेला घूम रहा है, एक रोज स्कूल जा रहा, अपना पढ़ाई कर रहा। अब जब गार्जियंस को पता चला कि एक ने कहा मेरा बच्चा तो ठीक चला, दूसरे ने कहा मेरा बच्चा थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उन्होंने क्या किया, दोनों को एक कमरे में रख दिया। वो जो मेला घूमता था उसको भी कहा तुम ये अच्छा लड़का है, पढ़ने लिखने वाला, इसके साथ इसी कमरे में रहो। अब क्या होगा? 2-4 दिन बाद क्या लगेगा तुम्हें? वो जो मेला घूमने जाता था बार बार, जो पिक्चर देखने जाता था, उसने भी इसको देखकर कि ये रोज स्कूल जा रहा, रोज पढ़ रहा है, कम से कम कुछ पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। और ऐसे में क्या हुआ कि जो दूसरा बच्चा था उसकी अभिक्रिया का वेग जो बहुत कम था वो थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ने लगा। तुम लोग हंस रहे होगे, तुम लोग कहोगे तो गलत बात है गुरुजी, उल्टा होगा, वो जो पढ़ने वाला था वो भी पिक्चर देखने लगेगा। अरे हाँ, यही बात सही है। मैं ये कह रहा हूं कि अभिक्रिया का वेग जो तेज वाला था उसका कुछ हो सकता है मंद भी हो जाए, ये भी हो सकता है। और लेकिन ऐसा ज्यादातर ऐसा होता है कि जो कमजोर है, यानी जो अभिक्रिया धीमे हो रही थी वो अभिक्रिया थोड़ी सी तेज होने लगती। तो यहां पर उत्प्रेरक कौन, किसने, कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक? भाई वो लड़का पढ़ रहा, अपनी किताब पढ़ रहा, अपने घर जाएगा पढ़ लिख के, ये दूसरा पहला वाला पढ़ रहा, वो अपने घर जाएगा, दोनों के बीच में कोई रिएक्शन तो है नहीं। बिल्कुल सही बेटा, ऐसा है। यहां पर कोई उत्प्रेरक नहीं। एक अभिक्रिया अपनी स्पीड से हो रही, वो अपना प्रोडक्ट बना रही है,
दूसरी अभिक्रिया अपनी स्पीड से हो रही है, वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन दूसरी अभिक्रिया पहली अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रही है, यानी कोई पदार्थ नहीं है, पूरी एक अभिक्रिया जो है दूसरी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। ऐसी घटना को प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। यहां एक अभिक्रिया की प्रेरणा से दूसरी अभिक्रिया आगे बढ़ रही है। क्लियर है? एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपाउंड है सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, इसका अगर वायु में रख दें तो यह ऑक्सीकरण हो जाता है सोडियम सल्फेट। और एक कंपाउंड है सोडियम आर्सेनाइड। तो ध्यान दो, यहां पर सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा आसानी से सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है। सोडियम आर्सेनाइड वायु द्वारा आसानी से सोडियम आर्सेनेट में ऑक्सीडाइज नहीं होता। यानी कि यह अभिक्रिया बहुत मंद है और यह अभिक्रिया बहुत तेज है। तो लेकिन अगर एक ही पात्र में, एक ही बर्तन में, एक ही डिब्बे में सोडियम सल्फाइड भी रखते हैं और सोडियम आर्सेनाइड भी रखते हैं, दोनों मिला के रखते हैं, और अब उसकी वायु से ऑक्सीडेशन कराएं या वायु से रिएक्शन कराएं, तो हम पाएंगे कि जो सल्फाइड है वो सल्फेट में तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ आर्सेनाइड भी आर्सेनेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ? सोडियम आर्सेनाइड का आर्सेनेट में जो अभिक्रिया मंद थी, इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया ने, सोडियम सल्फाइड वाली अभिक्रिया ने, इसने इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। तो कहा जाएगा ये अभिक्रिया की प्रेरणा से ये वाली अभिक्रिया तेज हो गई। ऐसी घटना कहलाती है प्रेरित उत्प्रेरण। समझ आई बात? क्लियर है? तो बेटा ये तो था 4 प्रकार। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरण 4 प्रकार के हैं। 1 धनात्मक उत्प्रेरण, 2 ऋणात्मक उत्प्रेरण, 3 स्व उत्प्रेरण, 4 प्रेरित उत्प्रेरण। और भी तरीके हैं, लेकिन अभी तुम्हारे यहाँ तुम्हारे स्टेज पर हम बात कर रहे हैं, इतना ही काफी है तुम्हारे लिए। ये तो था उत्प्रेरक। अब एक और उत्प्रेरक है, उस पर हम डिटेल में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, अगले लेक्चर में, वो स्पेशल है, उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। एंजाइम उत्प्रेरण। अभी इन्हीं पे बात कर लें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है और ये सब इनऑर्गेनिक है, तो हम ऑर्गेनिक उत्प्रेरण की बात बाद में करते हैं। तो अब इन 4 को उत्प्रेरण के बाद 2 शब्द और आते हैं, उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। इंग्लिश में कहते हैं कैटालिटिक प्रमोटर और कैटालिटिक पॉइजन। कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन। तो जरा ध्यान से देखना है यहां पर बच्चों। ये मैंने अभी तुमको बताया एक रिएक्शन के बारे में यहां पर, जिसमें हाई स्कूल में पढ़ाया गया था, हैबरबिग द्वारा अमोनिया। तो होता क्या है कि जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये रिएक्शन था। यहां पर मैंने कहा कैटलिस्ट Fe का इस्तेमाल किया था, उत्प्रेरक Fe का। साथ ही साथ में हमने उत्प्रेरक वर्धक MO का भी इस्तेमाल किया जाता है, कि हाई स्कूल में तुमने पढ़ा होगा। व्हाट इज दैट? तो बेटा ये जो पदार्थ है MO मॉलिब्डेनम, ये वो पदार्थ है जो इस आयरन Fe की क्रियाविधि को बढ़ाता है। मतलब वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं, ये पदार्थ कहलाते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ये कहलाएंगे वर्धक। ठीक है? इनको अंग्रेजी में प्रमोटर कहते हैं। तो ये वो पदार्थ है। फिर क्लियर कर दूं यहां पर, उत्प्रेरक वर्धक अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ाता। यहां क्लियर कर रहा हूं, उत्प्रेरक वर्धक
अभिक्रिया के वेग को नहीं बढ़ा रहा है, ये केवल इसमें अभिक्रिया में डाले गए उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा रहा है, उत्प्रेरक की कार्यकुशलता को बढ़ा रहा है। अब अगर ये उत्प्रेरक निगेटिव वाला होता, जैसा अभी बात की थी ऋणात्मक उत्प्रेरक, तो अगर यहां ऋणात्मक उत्प्रेरक होता तो वो क्या करता, वो इस अभिक्रिया के वेग को घटा रहा होता, और तब हमने वर्धक डाल दिया होता तो अभिक्रिया का वेग और तेजी से कम होना शुरू हो जाता, क्योंकि उत्प्रेरक तो घटाया जाता, वर्धक डालने से उत्प्रेरक की कार्य क्षमता बढ़ जाती और अभिक्रिया का वेग और तेजी से कम होने लगता। मतलब ये कि वर्धक को कभी ऋणात्मक उत्प्रेरक से तुलना मत करना, क्योंकि वर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, अभिक्रिया के वेग से कोई लेना देना नहीं है। अभिक्रिया का वेग घटेगा कि बढ़ेगा कि नहीं होगा, इससे उसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, वो केवल इसकी उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। क्लियर? बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीजें आगे आएंगी, अभी बात करेंगे। तो ये तो था वर्धक, इसी का जस्ट उल्टा उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पड़े उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को घटा देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। फिर मैं यहां पे कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा रहा है, ये वो पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को नहीं बल्कि उत्प्रेरक की कार्य क्षमता को घटा रहा है। क्लियर? जैसे अब आगे पढ़ोगे, अभी तो तुमने नहीं पढ़ा, एल्डिहाइड बनाने की एक विधि है जहां पर हम पीडी और बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो है वो एक बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। आगे रिएक्शंस आएंगे, वहां देखेंगे। फिलहाल अभी तुम इतना ही जान लो कि अभिक्रिया में पड़े हुए उत्प्रेरक की कार्यकुशलता को घटाने वाला पदार्थ उत्प्रेरक विष है। तो ये थे उत्प्रेरक के कुछ प्रकार। अब आते हैं उत्प्रेरक के लक्षण। उत्प्रेरक कैसा होना चाहिए, क्या खास बात होती है? उत्प्रेरक के गुण। नंबर एक तो ये कि ज्यादा बड़ा तो नहीं हो जा रहा। उत्प्रेरक के गुण में नंबर 1 है अपरिवर्तनशीलता। अपरिवर्तनशीलता मतलब उत्प्रेरक जिस रूप में अभिक्रिया में डाला जाता है उसी रूप में अभिक्रिया से बाहर निकल आता है। अभिक्रिया खत्म होने के बाद अगर ठोस उत्प्रेरक MnO2 किसी अभिक्रिया में डाला जा रहा है तो लास्ट में वो ठोस रूप में ही उतनी ही मात्रा में, अगर वो 1 ग्राम डाला गया तो 1 ग्राम ही वापस मिल जाएगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। एक पॉइंट। दूसरा, सूक्ष्म मात्रा। बहुत ज्यादा मात्रा में उत्प्रेरक डालने से अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आप अभिक्रिया करा रहे हो, एक परक्टोलीमेट टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया करा रहे हो, तो आप एक चुटकी उत्प्रेरक डाला आपने, तो वो अभिक्रिया के वेग को जितना बढ़ाएगा उतना ही तुम 2 चुटकी उत्प्रेरक डाल दो, ज्यादा डाल दो, तो ज्यादा डालने से अभिक्रिया का वेग पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब बहुत कम मात्रा उत्प्रेरक की लगती है। क्यों? क्योंकि वो अभिक्रिया कराता रहता है और वापस गिरता रहता है और फिर आगे अभिक्रिया कराता रहता है, तो उत्प्रेरक की बहुत ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को
मतलब ऐसा नहीं है कि जो अभिक्रिया नहीं हो रही है और तुम कहो कि वहां हम उत्प्रेरक डाल देंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। अभिक्रियाएं जो होती हैं केवल उन्हीं अभिक्रियाओं के वेग को उत्प्रेरक परिवर्तित करता है। किसी भी ऐसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक नहीं परिवर्तित कर सकता जो होती ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्टिवनेस होती है, या यूं कहें इसको कहना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सिलेक्टिवनेस को हिंदी में क्या कहना चाहिए, चयनात्मकता। मतलब ऐसा होता है बच्चों कि उत्प्रेरक बदल दें तो यह संभव है कि उत्पाद बदल जाए। कभी कभी ऐसा होता है ए और बी मिलकर मान लिया कोई चीज बना रहे हैं और वहां पर तुमने एक उत्प्रेरक डाला तो उससे उत्पाद बनना चालू हुआ। लेकिन अगर उस उत्प्रेरक की जगह पे कोई दूसरा उत्प्रेरक डाल देते तो ऐसा होता है कि दूसरे उत्प्रेरक से हो सकता है बनने वाला पदार्थ कुछ और बन जाए, जो बन रहा था उसके अलावा कुछ है। इसको सेलेक्टिवनेस कहते हैं। हालांकि बहुत कम केसेस में ऐसा है, लेकिन होता है। यानी कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वे बनने वाले पदार्थ को परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्प्रेरक जो होते हैं साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते। साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पिछले साल फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, रासायनिक साम्य अवस्था चैप्टर था, और वहां पर ये बताया गया था साम्य अवस्था में कि कई सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो उत्क्रमणीय होती हैं, आगे से पीछे चलती हैं, पीछे से आगे, दोनों तरफ चलती हैं, और उनमें कुछ समय के बाद एक साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था आ जाने के बाद अगर हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करें तो उत्पाद न बढ़ेगा न घटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में साम्य अवस्था पर उत्प्रेरक का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उत्प्रेरक डालने पर अगर अग्र अभिक्रिया बढ़ेगी तो पश्च भी बढ़ेगी, तो ऐसी कंडीशन में जहां कहानी थी वहीं रह जाएगी। हाँ, एक बात जरूर है कि साम्यावस्था पहुंचने में लगने वाला समय उसको उत्प्रेरक घटा बढ़ा सकता है, यह काम कर सकता है। मतलब आपने 10 बजे रिएक्शन शुरू किया और अगर उत्प्रेरक नहीं डाल रहे हैं तो 10:30 बजे जाके साम्यावस्था आ रही है, और साम्यावस्था पर जितना अभिकारक और जितना उत्पाद बच रहा है आपने नोट कर लिया। लेकिन अगर यही अभिक्रिया आप उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते तो हो सकता यह हो जाता कि 10 बजे शुरू की गई अभिक्रिया 10:15 बजे ही, यानी 15 मिनट में साम्यावस्था आ जाए। और लेकिन यह बात तय है कि साम्यावस्था आ जाएगी, लेकिन साम्यावस्था के बाद जो उत्पाद बना, जो अभिकारक था, उसकी जो मात्रा थी वो वही रहेगी जो पहले थी, उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब मेरा कहने का कि अभी उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करते। हाँ, साम्यावस्था तक पहुंचने में लगने वाले समय को घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, यह है बेटा संक्रियण ऊर्जा। अभी पढ़ा नहीं है तुमने, अभी रासायनिक बलगति एक चैप्टर है तो वहां पर इसके बारे में बताएंगे, संक्रियण ऊर्जा के बारे में। एक लाइन यहां पे सीधे सीधे ऐसे समझ लो, नोट कर लो कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो संक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, और इसलिए वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। फिलहाल इसके लिए भी यही रखेंगे क्योंकि वो काइनेटिक्स में पढ़ाएंगे, जब काइनेटिक्स आएगा तो वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, 5-10 सेकंड का समय देना हो, जरा एक बार इसको नोट करो, इन पर डिटेल में नोट्स बनाओ अपनी कॉपी में, जो ने बताया इसको अपनी कॉपी में देखो, लिखो, हेडिंग ये, ठीक है, हेडिंग नोट करो।
नोट कर लिया बच्चों। चलिए अब इस पॉइंट के आगे 2 पॉइंट बेटा रह गए, तो क्या एक ही पॉइंट रह गया है, वो है उत्प्रेरण के सिद्धांत। बता दें इसको। खैर वीडियो है उसको तो तुम लोग बात कभी देख सकते हो रिमाइंड करके। यही तो एक फायदा है यहाँ पर, बहुत नुकसान के बीच में फायदा भी है। चलो अब हम बताते हैं तुम्हें उत्प्रेरण के सिद्धांत। सही दिख रहा? थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्या? दिख रहा वीडियो भाई तुम लोगों को? चलो अच्छा थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। ठीक है, अब इसमें यह बताना है कि आखिरकार उत्प्रेरक अपना काम करते कैसे वो अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देते हैं। तो बेटा यहां पर 2 सिद्धांत